क्या माता पिता आज के बच्चों पर अपने अधूरे सपने थोप रहे हैं? देखो, ये उस पर डिपेंड करता है कि उस माता पिता का चाइल्डहुड कैसा रहा। क्या मोबाइल बच्चों की परवरिश में सबसे बड़ा दुश्मन है? मैं इसको दुश्मन भी बोलूंगी और दोस्त भी बोलूंगी। क्या आजकल की जो किशोरियां हैं वो किन किन प्रॉब्लम से गुजर रही हैं? आजकल की किशोरियों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे को वो सब करना है जो मेरा पीयर ग्रुप कर रहा है। जो लड़की उधर सोशल मीडिया में दिख गया वो सब करना है, लेकिन मेरे पेरेंट्स को और मेरे फैमिली को पता भी नहीं लगना चाहिए। वो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस उम्र में आकर के जो बहुत सारी बच्चियां हैं वो बहक भी जाती है, बिल्कुल। किसी न किसी रिलेशनशिप में पड़ जाती है, तो यहाँ आप उन बच्चियों को क्या सलाह देना चाहेंगे? पेरेंट्स को, बच्चियों को ये तो हमें बोलना ही पड़ेगा कि भाई देखो, आपका सबसे बड़ा जो फ्रेंड है ना वो आपका परिवार ही है ना। जो आपके पेरेंट्स हैं, मम्मी है, पापा है, आप उनको अपनी सारी बातें बताओ, है ना। और पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको समझो। ये नहीं कि हर चीज़ में मना कर दिया, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो आपने उसको तो समझाना है और उसका फ्रेंड बनने की कोशिश करना है। आपने उसको बता दिया, आप उसको नेगेटिव तो बताओ। आपने अगर ज़्यादा स्मोक कर लिया तो क्या हो जाएगा, आप एडिक्टेड हो जाओगे। आपको लंग्स कैंसर कैसे डेवलप होता है, ऐसे ही होता है। एक सिगरेट जो होता है, आप जो अभी आज की डेट में जो है पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है और आप सिगरेट भी पी रहे हो, तो आप कितना अपने लंग्स को नुकसान कर रहे हो। स्कूल से याद आया, क्या स्कूलों में सेक्स एजुकेशन है वो अनिवार्य होनी चाहिए? बिल्कुल बात होनी चाहिए बाकायदा। और इवन मैं तो कहती हूँ काउंसलर होने चाहिए और पूरे ग्रुप में बात होनी चाहिए कि जिसको जो प्रॉब्लम है वो उस तरह से बात करी जाए, बताया जाए, बच्चों को बताया जाए कि भाई ये प्रॉब्लम आती है तो आप टीचर से बात करो, पेरेंट्स से बात करो। हेलो दोस्तों, मैं धनराज दाधीच और आप सभी का मेरे इस खास पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने ज्ञान, सेवा और संवेदनशीलता से हजारों परिवारों में खुशियों के नए आयाम लिखे हैं। यह है डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज से MBBS और MS हैं और एक मशहूर गायनकोलॉजिस्ट के रूप में इन्होंने अनगिनत सुरक्षित प्रसव करवाकर नवजीवनों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन इनकी पहचान यहीं तक सीमित नहीं है। ये टीनएजर्स के मनोविज्ञान को गहराई से समझने वाली विशेषज्ञ भी हैं और उनकी समस्याओं का निदान भी बड़े आत्मविश्वास के साथ करती है। और उनका नाम है डॉक्टर मधवेंद्र जैन। तो आज हम इनसे बात करेंगे उनके जीवन, मदरहुड, टीनएजर्स की प्रॉब्लम और बदलते सामाजिक परिवेश पर। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। कैसी हैं आप? बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। मैम, कुछ लोग अपने जीवन में करियर चुनते हैं और कुछ लोग दूसरों के जीवन में उम्मीद बनना चुनते हैं। और जो डॉक्टरी पेशा है वो दूसरों के जीवन में उम्मीद है। तो आपको इसके लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे डॉक्टर बनने की प्रेरणा मेरी माँ ने दी। मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। मैं पढ़ाई में शुरू से ही एक ब्राइट स्टूडेंट रही हूँ। तो जब 8th, उस टाइम PMT होता था, तो जब 8th क्लास में अच्छे परसेंटेज आ गए तो सब्जेक्ट चुनने की बारी आई। तो हालांकि मैथ्स में भी अच्छे नंबर थे, तो आपका एक रास्ता इंजीनियरिंग साइड में भी खुलता है। लेकिन मेरी माँ चाहती थी कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। हर माँ का सपना होता है। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि आप अगर बायो लोगे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मेहनत करी, ऊपर वाले की कृपा रही और सेलेक्ट हो गए फर्स्ट अटेम्प्ट में और आज यहाँ डॉक्टर बने। क्या बात है, क्या बात। मैम, घर में जो किलकारी गूंजने का जो एहसास होता है वो बहुत अलग होता है, लेकिन जिसके माध्यम से वो किलकारी गूंजती है उसको भी एक अलग अनुभव होता है। तो आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आपने फर्स्ट टाइम डिलीवरी करवाई? हाँ, मेरा पहला एक्सपीरियंस जो है बहुत ही अलग तरीके का था। क्योंकि जब मैं पहली बार लेबर रूम गई, आप सुबह 8 बजे जाते हो, तो मैं जोधपुर मेडिकल कॉलेज में थी, उमेद हॉस्पिटल था उस टाइम। 30 ईयर्स पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको। 96 में। तो मैं लेबर रूम में चले गए, हमारी ड्यूटी लगती थी। तो वहाँ पे जो है एक दिन में 20 से ज़्यादा डिलीवरी होती है, आज भी होती होंगी, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती हैं। तो 20-25 डिलीवरी होती है। इधर लेबर रूम में सारी टेबल्स पे पेशेंट लेटा हुआ होता है। अब आप अंदर जाते हो तो पेशेंट को उस टाइम देखना, चिल्ला रहा है पेशेंट, और एक साथ एक नहीं चिल्ला रहा। वो 20 मतलब पूरे दिन भर में होती थी, तो 3-4 एक साथ चिल्लाती होती थी। अब आप जा रहे हो, आप एकदम से डर जाते हो कि क्या हुआ ये। फिर वो वहाँ पे जाते ही आपको कोई वो ये नहीं है कि आपको कोई सिखाया जाएगा या कुछ, मतलब आपको पेशेंट के सामने ले जाके खड़ा कर देंगे, लो भाई। तो फर्स्ट जो डिलीवरी हुई, देखा कि मेरी सीनियर मेरे साथ में थी,
तो उन्होंने बोला आप इसको देखो और जैसे हम करते हैं वैसे नेक्स्ट डिलीवरी में आप कर लेना। तो ऐसा नहीं होता कि नेक्स्ट डिलीवरी अगले दिन होगी, नहीं, वो हर 5-10 मिनट में होनी है। तो आप मेंटली प्रिपेयर भी नहीं होते उससे पहले कि हाँ चलो वही ग्लव्स पहनो और चलो आ जाओ दूसरी टेबल पे। ठीक है, दूसरी टेबल पे देखा तो आपको एक आइडिया हो गया कि भाई हाँ भाई ये 2.5-3 किलो का कोई बच्चा आ रहा है तो आपको लेना है। लेकिन सबसे बड़ी उसमें ये होती है, वो बच्चा ऐसे नहीं आता, वो बहुत स्लिपरी होता है। स्लिपरी होता है तो आपको एक बार जैसे आप वहाँ गए उसको लेने के लिए, तो आपको एक बार तो ये लगा कि यार ये स्लिप हो जाएगा। तो मैं तो जैसे हाथ आगे किया, मुझे लगा मैं स्लिप हो जाएगा, वो मेरी सीनियर को लग गया कि ये कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो उसने अपना हाथ आगे किया और उस बच्चे को तो डिलीवर करा दिया। अब उनको समझ में आ गया कि ये थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है इसको। तो उन्होंने पास में ही, फॉर्चुनेट कहना चाहिए अनफॉर्चुनेट कहना चाहिए, एक आईयूडी था, मतलब वो प्रेग्नेंट लेडी थी, उसका बच्चा अंदर खत्म हो गया था। अनफॉर्चुनेट ही था, बट मेरे लिए वो ये था कि वो बच्चा भाई स्लिपरी भी थोड़ा हल्का सा कम होता है, प्लस साथ में वो हिल डुल नहीं रहा। मेन बात यह है कि बच्चा जब हिलता डुलता है तो आपको ये लगता है कि क्या गिर नहीं जाए भाई नीचे। तो वो एक आईयूडी डिलीवरी थी, वो जो मैंने इंडिपेंडेंट कराई, जो मुझे हमेशा याद रहेगी। तो वो उस बच्चा हिलता डुलता तो है नहीं, वो बच्चा अंदर खत्म हो चुका होता, तो वो डिलीवरी कराई थी मैंने, वो हो गई। उसके बाद मुझे कोई वो नहीं दिया गया कि है ना आप कुछ मतलब रेस्ट करो या कुछ वेट करो। दूसरी टेबल पे आ गए और उनको भी ये अंदर स्टाफ और जो वो सब होता है, उनको एक क्रेज रहता है कि नया डॉक्टर आया, नई डिलीवरी कराएगा, हमारी पार्टी होगी आज। अच्छा। आज मिर्ची बड़े और मिठाई की पार्टी होगी। तो सब वो नर्सिंग स्टाफ और वो सब 4th क्लास खड़े थे कि मैडम ने डिलीवरी करानी है और अब जो है मैडम से पार्टी लेनी है। तो फिर जब नेक्स्ट टेबल पे जब मेरी डिलीवरी मतलब आया, तो मैंने कहा हाँ मैं आज ये इसको इंडिपेंडेंट कराऊंगी। वो लाइव बच्चा था और वो मैंने डिलीवर कराया, और उस दिन सेम डे मैंने मेरे ख्याल से 8 डिलीवरी कराई। और उसके बाद से तो हजारों डिलीवरी हो गई, सीधे डिलीवरी, उल्टी डिलीवरी, हाथ आगे पैर आगे और कॉर्ड आगे, सब कुछ हो गया। और मैं अच्छे से सिखाती भी हूँ इसलिए बच्चों को कि मुझे पता है वो हेजिटेशन क्या होता है, तो वो किस तरह से करना है। तो इस तरह से ये बात कोई इमोशनल पल आया आपके? बहुत बहुत बहुत, हर केस एक अलग होता है। एक बार शायद आपने ट्रेन में भी डिलीवरी करवाई थी? हाँ, ट्रेन में भी डिलीवरी ऐसे कराई थी कि हम तो अपने रिजर्व कोटे में थे, हम रिजर्व उसमें कोच में जा रहे थे, तो पता नहीं कोई पीछे स्टेशन से कोई ऐसे प्रेग्नेंट लेडी चढ़ी होगी, उसको नेक्स्ट स्टेशन पे उतरना होगा। तो अब हम तो आराम से बैठे हैं, इतने में पता चला हल्ला हो गया, अरे डिलीवरी हो रही है, डिलीवरी हो रही है। तो अब मेरे साथ मेरी मामी जी थी, तो बोले चल। और मैंने कहा ऐसे कैसे चल, बिना ग्लव्स के कैसे चल सकते हैं? तो बोले नहीं नहीं आओ, तुम्हारी जरूरत है। उस टाइम मैं एमएससी कर रही थी, मैं फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में होंगी। तो मैंने कहा बिना ग्लव्स के कैसे कराएंगे, अपन तो बिना ग्लव्स के तो आप खुद रिस्क पे आ जाते हो। तो बोले नहीं, यहाँ पे ग्लव्स जो है ना बाद में देखना, अपन कुछ कपड़ा वपड़ा ले लेंगे, अपन इस तरह से करेंगे। फिर उसकी जो है वो कपड़े अरेंज किए गए, बहुत सारे लोगों ने मतलब कपड़े अरेंज कराए, फिर उसको डिलीवर कराया। अब हम जब अंदर लेबर रूम में करते हैं ना, तुम्हारे पास पूरा इन्वायरमेंट होता है, सारी असिस्टेंस होती है, सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। वहाँ पे आप पहले तो वो सारी चीज़ें अरेंज करो, भैया आप कॉर्ड कैसे काटोगे, फिर एक नई ब्लेड लकीली मिल गई फिर वो ब्लेड से हमने उसको पूरा काटा, बांधा, और मतलब फिर उसको वो हैंड ओवर किया। और वो उस औरत की मतलब मैं तो दाद देती हूँ हिम्मत की, आधे घंटे बाद वो नेक्स्ट स्टेशन उसका आ गया, उतर गई बच्चे को लेके। मतलब मैं तो बहुत सरप्राइज थी ऐसी डिलीवरी हमेशा याद रहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम आजकल जो डिलीवरी होती है मैक्सिमम देखते हैं कि सर्जरी से होती है ना, और पहले ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरी होती थी। हाँ। तो क्या रीजन है इसके पीछे? देखो बहुत सारी चीज़ें टाइम के हिसाब से चेंज हुई है। क्या होता था, पहले डिलीवरी को एक नॉर्मल चीज़ मानी जाती थी, हाँ भाई ठीक है डिलीवरी। आजकल एक बहुत पता नहीं कुछ हवा टाइप क्रिएट कराया जाता है घर में कि अच्छा प्रेग्नेंट हो गई, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, पता नहीं कितने तो रेस्ट चलता है। वो लड़की खुद ही काम करना नहीं चाहती है। फिर उसके बाद उसके पेरेंट्स, उसके वो जो भी घर वाले होते हैं, तो वो अच्छा नहीं काम कर रहे, कोई बात नहीं। फिर वो पता चलता है वो फिजिकल वर्क होता नहीं है, बच्चे का नीचे मूवमेंट, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज होती नहीं है, कैसे बच्चा नीचे खसकेगा। और बहुत सारी चीज़ें, फिर आजकल खाना पीना ऐसा हो गया, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई, तो उसमें तो सर्जरी सेफ है या नॉर्मल डिलीवरी? नहीं, सर्जरी अगर प्लान्ड वे में की जाए तो बहुत सेफ है, बहुत सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। उल्टा कई फ्यूचर के केसेस में जिसमें नॉर्मल डिलीवरी में आगे जाके प्रोलैप्स वगैरह के चांसेस होते हैं, वो सिजेरियन में होता ही नहीं है। काफ़ी अच्छा है सिजेरियन अगर प्लान्ड वे में करे तो। खास सलाह देना चाहें इस पे? खास सलाह हाँ भाई कि औरतों को ऐसा करना चाहिए, मतलब आप नॉर्मल डिलीवरी प्रीफर करेंगी या सर्जरी?
नहीं, दोनों कंडीशन बहुत अच्छी है। अगर पेशेंट को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आ रही तो नॉर्मल डिलीवरी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर कहीं भी 1% भी माँ या बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो फिर हम फिर रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, कोई भी नहीं लेना चाहेगा, ना लेगा ना पेशेंट लेगा, क्योंकि उसके पूरे 9 महीने उस पे हैं। तो वो सिजेरियन, प्लांट वे में सिजेरियन कराए वो ज़्यादा अच्छा है। मैम, औरत की लाइफ तो आपको पता है कदम कदम पर चुनौतीपूर्ण है, लेकिन 2 फेज ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। एक तो जब किशोरियों में मासिक धर्म आता है और दूसरा मेनोपॉज। इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए ना। हाँ, आजकल जो प्यूबर्टी की एज हो गई है वो बहुत नीचे की तरफ आ रही है। पहले जो एज जो होती थी 12, 13, 14 ऐसे होती थी, आजकल यही चीज़ हम उसको 11, 10, 11 में देखने लग गए हैं। तो ये चीज़ अब वो मेंटली मैच्योर नहीं हुई, फिजिकली मैच्योर नहीं हुई, उसके पीरियड्स आ गए तो वो बच्ची कैसे संभालेगी? हाँ, सही। अच्छा, वो बच्ची भी संभालेगी, उसके पेरेंट्स, मदर कैसे संभालेगी? तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा आजकल के बच्चों में परेशान हो, मतलब पेरेंट्स भी परेशान हो रहे हैं, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। तो इस पे अपन को थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। अब ये प्रीमेच्योर जो है या थोड़ा सा पहले प्यूबर्टी क्यों आ रही है, इस पे बहुत ज़्यादा सर्वे भी हुए हैं कि आजकल जो हम ये खाना पीना जो जंक खा रहे हैं उसकी वजह से है। प्लास्टिक कंटेंट यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है। प्लस साथ में हम क्या देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे जो बच्चा पहले जो नॉलेज हमको 20, 22, 23 साल में मिलती थी, आज वो 12, 13 साल के बच्चे को मिल रही है। तो वो देख देख के उसके जो दिमाग जो इतना मैच्योर होता नहीं है, पर हार्मोन सीक्रेट होने लग जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है उसके पीरियड्स जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं। आप क्या माता पिता को, मतलब सबसे बड़ा पिता को तो क्या, माँ को क्या सलाह देनी चाहेंगे? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट रोल माँ का होता है उस समय। इस टाइम जो मदरहुड है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है इस टाइम, क्योंकि वो बच्चा जो है उसके लिए तो नहीं है, उस माँ के लिए भी नया है, क्योंकि उसके टाइम में उसने जो अपनी प्यूबर्टी देखी थी वो तो तब तक वो थोड़ी सी मैच्योर हो चुकी थी। अब वो बच्चे को क्या समझाए? तो वो जो मदर है वो भी एक तरह से देखा जाए उसको ज्ञान का अभाव है, नॉलेज नहीं है उसको कि करना क्या है। नेचुरली इस कंडीशन में फिर डॉक्टर का रोल ही आता है, डॉक्टर के पास ही ले जाना पड़ेगा आपको। और मेनोपॉज क्या? मेनोपॉज की एज भी आजकल बढ़ रही है, मतलब इधर तो प्यूबर्टी जल्दी हो रही है और उधर मेनोपॉज लेट हो रहा है। मतलब ज़्यादा टाइम के लिए इसको फीमेल को परेशान होना पड़ रहा है, पीरियड आ रहे हैं उसको। तो मेनोपॉज उस कंडीशन में कहते हैं कि भाई जैसे पीरियड आपका पूरा 1 साल तक नहीं आए तो उसको आप फिर हम मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज बिल्कुल एक अलग ही टॉपिक है कि मेनोपॉज में जो फीमेल होती है वो बिल्कुल उसके जो है हार्मोन्स बिल्कुल डिप्लीट हो जाते हैं, फिर वो उसके अलग तरह के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, हॉट फ्लैशेस हैं, बोन्स वीक होना है, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उस वक्त? देखो, एक तो अपने को हेल्थ का तो हर एज में ध्यान रखना ही है। हेल्थ कैसे, अपन को फिजिकली भी ध्यान रखनी है, मेंटली भी ध्यान रखनी है। तो फिजिकली कि उसको एक्सरसाइज करनी है अपनी, है ना, अपने एक्सरसाइज पे उसको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मेनोपॉज में तो आपको अगर अपने एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं दिया तो आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी और आपके फ्रैक्चर्स ज़्यादा होने लग जाएंगे। खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान रखना है, आपकी डाइट न्यूट्रिशियस होनी चाहिए और बैलेंस होनी चाहिए। अगर आपने कैल्शियम कम लिया या आपने न्यूट्रिशंस कम लिए तो आप फिर प्रॉब्लम में आ जाओगे, आपकी प्रॉब्लम मेनोपॉज वाली ज़्यादा होने लग जाएगी। तो खाना पीना का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सरसाइज वगैरह ये सारी ध्यान रखनी पड़ती है। कोई मेडिसिन वगैरह तो उस समय कुछ होती नहीं? हाँ, नहीं, मेडिसिन होती है, बिल्कुल होती है। यहाँ पे डॉक्टर का रोल आता है। वो डॉक्टर आपको पूरा एग्जामिन करेगा, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर आपकी सोनोग्राफी होगी, भी आजकल जिस तरह से कैंसर वगैरह है तो आपको रूल आउट किया जाएगा, भाई कोई कैंसर तो नहीं है। फिर आपको उस हिसाब से दवाई दी जाएगी। मतलब बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, अगर डॉक्टर की देख रेख में किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बिल्कुल, ऐसे घबराने वाली तो वैसे नॉर्मल चीज़ है ना। हाँ मैम, बच्चे का जो जन्म है वो सिर्फ एक नई जिंदगी नहीं लाता, कई नई माँ को भी जन्म देता है, बिल्कुल, है ना। तो आपको क्या लगता है कि आज का जो मदरहुड है वो कितना चुनौतीपूर्ण है? मदरहुड शुरू से ही चुनौतीपूर्ण रहा है। जो पुराने टाइम में था उस टाइम की अलग चुनौतियां थी, आजकल की अलग चुनौतियां हैं। उस टाइम जब आज से 30-40 साल पहले वो थी तो उस मदर को ये लगता था मेरी बच्ची को अच्छा न्यूट्रिशन मिले, अच्छी एजुकेशन मिले। उस टाइम एजुकेशन का बहुत ज़्यादा मतलब वो था, मेरी बच्ची मेरे जैसे अनपढ़ ना रहे या कम पढ़ी लिखी नहीं हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। लेकिन आजकल की माँ की दूसरी चैलेंजेस है। आजकल की माँ यह कहते हैं कि सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस नहीं हो जाए। बेटी अगर है तो उसका वो डर रहता है, बेटा है तो भाई कहीं स्मोक नहीं करने लग जाए, कहीं पता चला बियर पीने लग गया तो उसका संगत सही नहीं है।
तो ये सारी चीज़ें बहुत मतलब चैलेंजिंग हर टाइम में रहा है, चैलेंजेस अलग अलग रहे हैं, वो वाली चीज़ है। क्या माता पिता आज के बच्चों पर अपने अधूरे सपने थोप रहे हैं? देखो ये उस पर डिपेंड करता है कि उस माता पिता का चाइल्डहुड कैसा रहा। अगर उसको अपने बचपन में उसके सपने पूरे करने दिए गए तो वो एक अच्छा जो है ना पेरेंट बन के, और वो कहेगा कि ठीक है तुम भी अपने सपने पूरे करो। अगर उसको उसके सपने दबाए गए तो वो ये कहेगा कि भाई अगर मैं डॉक्टर नहीं बना, अच्छा तुम डॉक्टर बनो, फिर वो उसका बढ़िया इंटरेस्ट नहीं हो, उसे जबरदस्ती पढ़ाया जाएगा, फिर ये एक तरह से उसके ऊपर टॉर्चर हो जाएगा बच्चे के ऊपर। तो ज्यादातर ऐसा हो तो रहा है समाज में, क्या नहीं हो रहा? अलग अलग फैमिलीज का अलग अलग है। क्या मोबाइल बच्चों की परवरिश में सबसे बड़ा दुश्मन है? मैं इसको दुश्मन भी बोलूंगी और दोस्त भी बोलूंगी। कैसे? मोबाइल को आप एक आग से, फायर से तुलना कर सकते हो। आग को अगर हमने नॉर्मल वे में यूज किया खाना बनाने में तो आपका खाना बन गया बहुत अच्छी तरह हाँ, से। बिल्कुल। आपने उसको अगर यूज आपने नहीं देखा तो वो वाइल्ड फायर बन जाएगा, आपका जंगल जल जाता है। तो अगर आपने मोबाइल को आपकी नॉलेज गेन करने के लिए यूज किया, दैट इज योर फ्रेंड, मतलब आपकी नॉलेज बढ़ रही है। जाहिर सी बात है। और अगर आपने उसको सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो, रील स्क्रॉल करे जा रहे हो और आप अपने कुछ गलत तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हो तो आपका दुश्मन ही है। तो आपको डिसाइड करना है कि वो क्या करना है आपको। बिल्कुल ठीक है। मैम आप है जो टीन एजर्स की जो प्रॉब्लम है उनको बहुत अच्छे से समझती है, आपके पास में बहुत सारी टीन एजर्स आती है कि आजकल की जो किशोरियां हैं वो किन किन प्रॉब्लम से गुजर रही है? आजकल की किशोरियों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे को वो सब करना है जो मेरा पीयर ग्रुप कर रहा है। जो लड़की उधर सोशल मीडिया में दिख गया वो सब करना है, लेकिन मेरे पेरेंट्स को और मेरे फैमिली को पता भी नहीं लगना चाहिए, वो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या आज शारीरिक स्वास्थ्य से अधिक मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा रहा है? हाँ, आजकल जो है मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत बात होने लगी है। तो मानसिक स्वास्थ्य पहले से भी होता था, लेकिन आजकल थोड़ी ज़्यादा बात होती है। जैसे पहले डिलीवरी के बाद जो है अगर कोई पेशेंट थी, अगर वो कहती थी कि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है या इतने चिल्लाने लग जाती थी तो उसको कहते थे माता आ गई या कोई चुड़ैल हो गई, भूतनी हो गई। वो तो परप्यूरियल साइकोसिस शुरू से ही था। तो आजकल हम डॉक्टर को दिखा देते हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देने लगे तो हम अवेयर हो गए ज़्यादा। और अगर कोई किशोरी डिप्रेस्ड है तो उसके सॉल्यूशंस क्या है, क्या करना चाहिए उसके माता पिता को? देखो अगर बच्चे डिप्रेस हैं तो सबसे पहले तो अपन को बच्चों से बात करनी ही पड़ेगी। बच्चों के बीच में और पेरेंट्स के बीच में एक जो अपन कह देते हैं ना जनरेशन गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, नहीं अवेयरनेस गैप है। मतलब वो एक बच्चा अलग दुनिया में है, जहाँ उसकी दुनिया ऐसी है, उसमें सारे उसके जो लोग हैं वो सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इंस्टा देख रहे हैं, इंस्टा में रील डाल रहे हैं, अच्छा उसको इतने लाइक्स मिल गए ये वो, तो वो उसको अपने आप को भी वो उसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं। और इधर मदर और फादर को पता ही नहीं है उनकी दुनिया क्या है। बिल्कुल सही है। तो ये जो अवेयरनेस गैप है इसको बच्चा नहीं दूर करेगा, पेरेंट्स को दूर करना है। तो पेरेंट्स को ही आगे बढ़ के बात करनी पड़ेगी। बात करो। ये क्यों है कि बच्चे के ऊपर ही जिम्मेदारी थोप दी जाती है कि तेरे को समझना है, तेरे को समझना है। क्यों पेरेंट्स नहीं समझे? क्यों उसकी मम्मी नहीं समझे? क्यों उसके पापा नहीं समझे कि भाई मैं उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको उसकी दुनिया में रहना है। आप ये तो है नहीं कि आपके 20 साल पुरानी दुनिया में ले जाओगे। सही बात है। तो आप समझो उसको क्या प्रॉब्लम है और बात करो। नहीं समझ में आता तो आजकल काउंसलर अवेलेबल है, आप उनके पास जाओ तो सॉल्यूशन है। डॉक्टर का रोल भी बहुत बड़ा होता है, काउंसलिंग। बहुत बहुत बिल्कुल। क्या सोशल मीडिया ने गर्ल्स का आत्मविश्वास बढ़ाया या सुरक्षा दी है? दोनों। कैसे? आत्मविश्वास ऐसे बढ़ा है कि आप किसी लड़की को, जैसे उसको पता है कि मेरे को ये चीज़ नहीं करनी, तो वो नहीं मना कर देगी। जैसे हमारे टाइम में हम किसी बड़े को ऐसे मना करने में ऐसा झिझकते थे, नहीं हम कैसे बोले मना नहीं कर सकते। आजकल के बच्चे को ये काम नहीं करना होगा, आपके साथ नहीं जाना किसी मैरिज में, साफ बोल देगी नहीं जाना, मैं घर पे बैठूंगी। आप नहीं उसको फोर्स कर सकते। हमारे टाइम में तो एक थप्पड़ पड़ जाती थी, चलो भाई। सही बात है। कि तुम्हारे लिए खाना थोड़ी ना बनेगा अलग से कि चलो उसमें। और आजकल के बच्चे हम मंगा लेंगे, आप जाओ शादी में। तो वो एक उसको मना करना आ गया है। लेकिन हाँ उसका कॉन्फिडेंस लूज भी होता है जब वो चैटिंग कर रही है, जब वो गलत आदमी के साथ चैटिंग कर रही है। उसको पता ही नहीं सामने कौन बैठा है, उसको पता ही नहीं उसको सोशल मीडिया पे लड़का बैठा है, लड़की बैठी है, कोई उससे डबल उम्र का एज का आदमी बैठा है। तो वहाँ पे वो थोड़ी सी कंफ्यूज होती है कि भाई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। बिल्कुल सामने कौन बैठा है यही नहीं पता कुछ भी। तो यहाँ पे उसको जो है ना बहुत संभलने की जरूरत है कि अगर कोई सामने बैठा है उसको यूज कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा उसको, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा उसको संभलना पड़ेगा, अवेयर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इस उम्र में आकर के जो बहुत सारी बच्चियां हैं वो बहक भी जाती है, बिल्कुल किसी न किसी रिलेशनशिप में पड़ जाती है,
तो यहाँ आप उन बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे? बच्चे आजकल की सलाह जो है ना अपने ग्रुप में मानते हैं, पेरेंट्स की मानते कहाँ है, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर भी हमारी जिम्मेदारी बनती है बिल्कुल आज बिल्कुल। कि हम क्या उनको सलाह दें नहीं, कि पेरेंट्स को, बच्चियों को ये तो हमें बोलना ही पड़ेगा कि भाई देखो, आपका सबसे बड़ा जो फ्रेंड है ना वो आपका परिवार ही है ना। जो आपके पेरेंट्स हैं, मम्मी है, पापा है, आप उनको अपनी सारी बातें बताओ, है ना। और पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको समझो, ये नहीं कि हर चीज़ में मना कर दिया। आप उनको समझो कि भाई ये क्या चीज़ है, इसको आपने उस बच्ची को ये बोल दिया कि भाई ये क्या कहना चाहिए, आपको पार्टी में नहीं जाना है, तो उसको कारण तो बताओ, हाँ क्यों नहीं जाना, क्यों नहीं जाना है। भाई आपने उसको बता दिया, अच्छा वो 18 की हो गई वो लड़की, और वो कहती है कि हम तो सब है ना, क्या कहते हैं वो सब लड़कियां मिलके और हम क्लब में जाएंगी। अच्छा उनका वो पेरेंट्स को नहीं बता रही, वो आपस में उनका बन रहा है कि अच्छा इसका बर्थडे हम ऐसे सेलिब्रेट करेंगे कि हम है ना क्लब में जाएंगे, ठीक है। और पेरेंट्स को क्या बताया जाता है कि हम उसके घर पे रुकेंगे और नाइट स्टे ऐसे पार्टी ये होगी। तो गलत हो गया। गलत हो गया। तो बच्चे को ये सिखाओ कि अगर तुमको कुछ करना है तो आप घर में रह के करो, ये नहीं कि आप बाहर चले गए। तो ये जो है ना पेरेंट्स को ही समझना पड़ेगा। आपने उसको स्ट्रिक्टली मना कर दिया तो वो तो चोरी छिपे करेगी ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो आपने उसको तो समझाना है और उसका फ्रेंड बनने की कोशिश करना है। आपने उसको बता दिया, आप उसको नेगेटिव तो बताओ, आपने अगर ज़्यादा स्मोक कर लिया तो क्या हो जाएगा, आप एडिक्टेड हो जाओगे, आपको लंग्स कैंसर कैसे डेवलप होता है, ऐसे ही होता है। एक सिगरेट जो होता है, आप जो अभी आज की डेट में जो है पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है और आप सिगरेट भी पी रहे हो तो आप कितना अपने लंग्स को नुकसान कर रहे हो। आपने बियर पी, बियर एडिक्टिव होती है, आप फिर उस पर हार्ड ड्रिंक पे चले गए। ये सारी चीज़ें जो अपन को बतानी पड़ेगी बच्चों को। अगर अपन ये सोचते हैं कि नहीं हम बात नहीं करेंगे इसमें, तो ये आप वो वाली बात हुई कि शतुरमुर्ग ने अपना चेहरा देखा, मिट्टी में घुसा लिया कि नहीं मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो मतलब बात नहीं करूंगा। नहीं, आपको बात करनी पड़ेगी, बात तो सबको उस पे, तभी इनका सोल्यूशन हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल तो माहौल ही बाहर ऐसा हो रहा है कि बच्चियां फट से उसकी तरफ बिल्कुल attract हो जाती है कि बिल्कुल अच्छा मतलब ये बियर स्मोकिंग ये तो फैशन सा बन बहुत गया है। फैशन, क्योंकि वो उसको 18 इयर्स का, आजकल तो 18 का भी वेट नहीं करते। आजकल तो बच्चे जो है कोई स्कूल के बाहर आप देखोगे वो थड़ियाँ लगी हुई ना, लोग उसके सिगरेट लेके स्मोक करके देखते हैं। अच्छा उसने कर लिया, मैं भी करके देखता हूँ, क्या प्रॉब्लम है, करना चाहिए, देखना चाहिए। मतलब आजकल की जनरेशन वो है ना, नया कुछ देखना है, उस चक्कर में खुद को बर्बाद करे जा रही है। स्कूल से याद आया, क्या स्कूलों में सेक्स एजुकेशन है वो अनिवार्य होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। आपका एक रिप्रोडक्टिव चैप्टर होता था, वो भी पता नहीं कौन सी क्लास में आता है, आजकल कौन सी क्लास में आता है ये पता नहीं मेरे को, लेकिन उसको भी जो है ना ऐसे पढ़ाया जाता था, मतलब जैसे मतलब घास काटते हैं ना, हाँ, जो उस टाइम सबसे ऐसे ज्यादा पढ़ाते थे। इम्पोर्टेंट चीज है उसको अपन बहुत ज्यादा ऐसे मतलब बात हाँ, बात नहीं करते। नहीं, बात होनी चाहिए बकायदा। और इवन मैं तो कहती हूँ काउंसलर होने चाहिए और पूरे ग्रुप में बात होनी चाहिए कि जिसको जो प्रॉब्लम है वो उस तरह से बात करी जाए, बताया जाए, बच्चों को बताया जाए कि भाई ये प्रॉब्लम आती है तो आप टीचर से बात करो, पेरेंट्स से बात करो, पूरी प्रॉब्लम के साथ डिस्कशन होना चाहिए, ओपन डिस्कशन होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम हल हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हम हमारी बच्चियों को केवल और केवल सफल होना ही सिखा रहे हैं, खुश होना नहीं? हाँ, ये बच्चियों के साथ नहीं, ये सबके साथ है। बच्चियाँ भी इन्वॉल्व हो रही है इसमें कि भाई हाँ पढ़ाई कर लो, कुछ डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, सीए बन जाओ, लेकिन आपको अंदर से खुशी कैसे मिलेगी उस पे आजकल काम नहीं हो रहा। वो है ना कि आप खुश होकर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो क्या करना चाहिए, कुछ आप बताना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे इस पे? बेसिकली बात यही हो रही है ना कि हम घरों में बैठ के डाइनिंग टेबल पे हमारे कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब आपस में बहसबाजी ज़्यादा हो रही है। हम एक दूसरे को ना तो समझ पा रहे हैं, ना बच्चे पेरेंट्स को समझ रहे हैं, ना पेरेंट्स बच्चों को समझ रहे हैं। तो उस कंडीशन में जो है वो बात ही नहीं हो पाती, तो आदमी खुश कैसे होगा? बच्चे को कुछ समझ नहीं आया, वो अपना खाना उठा के अपने रूम में चली गई, बात वहाँ मतलब समझ ही नहीं आ रहा है पेरेंट्स को बात क्या करें। फिर वो कहेगी अच्छा टीनेजर वाला गुस्सा है, इसको जो है ना समझ नहीं आ रही। उस बच्चा कहता समझता नहीं, पेरेंट मेरे समझते नहीं। फिर उसका कौन साथी बनता है? ऑनलाइन में उसको गलत गलत नॉलेज मिलती है और गलत लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं, फिर वो घर वालों से और दूर होती जाती है। तो आपके कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। और इसके चलते आजकल ये भी तो होता है ना कि जो बच्चियां हैं वो आज वो डेट का चलन एक अलग से हो गया। हाँ, डेट पे जाना, ये पीयर ग्रुप प्रेशर है ना, ये तो पीयर ग्रुप प्रेशर आप है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही वापस बोलूँगी कि है ना, क्या कहते हैं, पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए वो किसके पास जा रही है, उसके फ्रेंड्स कौन है। अगर आपने बच्चे को फ़ोन दिलाया है तो आप उससे सबसे पहले ये आपको प्रॉमिस करवाना है कि पहली बात तो फ़ोन पे लॉक नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि आप किसी भी ग्रुप में इन्वॉल्व होगे, आप मुझे बताओगे, आपके फ़ोन को जब चाहो हम चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप फ़ोन दिलाओ ही मत उसको। आप उसको फ़ोन दिलाते हो, मेरे पास ऐसे बच्चे पेरेंट्स आते हैं
मतलब बच्चियों को लेके कि बच्ची जो है वो रात रात भर इंस्टा चलाती है, मम्मी तो सो गई, मम्मी दिन भर की हाँ, थकी हुई है, थक जाती है, थकी हुई है, वो सो गई, रात को एकदम से नींद खुली तो पता चला बच्ची जो है साइड में अपना स्क्रॉल करे जा रही है। कितने बजे? रात के 2 बजे 3 बजे। अच्छा, फिर मदर को डाउट होता है तो फिर उसने चेक किया तो पता चला वो सामने बैठा हुआ एक इंसान है, वो उससे 20 साल बड़ा है, तो वो 13-14 साल की बच्ची को मिसगाइड कर रहा है। बताओ। तो ये वाली चीजें ना बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि आप उसका फोन पे पूरी आप उसको निगरानी रखो। और आजकल तो कई देशों में ऐसा हो गया ना, 16 ईयर से कम तो आप सोशल मीडिया चला ही नहीं सकते, पर अपने कंट्री में ये है नहीं, पहली बात तो। और दूसरा, वो बच्चा ही छोटी छोटी बच्चियों को भी उस पर डाल देते हैं कि हाँ कि भाई चलो अपना मुंह देखते रहेंगे, बिजी रहेंगे, हमें परेशान नहीं करेंगे, और व्यूज और लाइक्स हो रहेंगे। सही बात है मैम, एक अलग सा सवाल है कि आजकल डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, दहेज है, इनके कारण रिश्ते बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, है ना। और एक ये भी है कि प्रेम विवाह भी टूट रहे हैं। भाई चलो अरेंज मैरिज का तो अपन मान लेते हैं कि टूट रही है, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं कि जो लव मैरिज है वो भी टूट रही है। तो इसके पीछे आप किसको जिम्मेदार मानती है? क्या कारण है आज? मतलब तलाक आम सा हो गया है आज। एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई एक दूसरे से, ईगो इतनी आ गई, एक दूसरे को हम समझना नहीं चाहते। मैं जो कह रहा हूँ या कह रही हूँ वो सही है, दूसरे को हमें समझना नहीं है। प्लस साथ में ये हो गया कि मतलब मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी है, तो अब मैं मेरे हिसाब से रहूँगा या रहूँगी। उधर वो उसकी लड़की की अपनी फ्रेंड सर्किल है या पता नहीं कौन है, उनके साथ आगे बढ़े जा रहा है, वो लड़का अपने साथ वो करा जा रहा है, तो उसको ये लगता है एक बोझ लगने लग गए हैं रिश्ते। तो आप अगर कोई मैरिज कर रहे हो, चाहे अरेंज मैरिज हो या फिर लव मैरिज हो, आप पहले तो मेंटली प्रिपेयर हो कि नहीं हो आप उस रिलेशन को आगे बढ़ने के लिए। अगर आप नहीं हो तो आप क्यों शादी कर रहे हो? आप पहले अपने आप से पूछो ना कि समाज के दबाव में कर रहे हो। आप अगर रेडी हो दो जने एक रिलेशन में आने के लिए, तब आप शादी करो। नहीं तो आप जो है शादी करने के लिए अगर आप प्रिपेयर नहीं हो तो थोड़ा और टाइम ले लो। कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि आपको समाज ने बोला है तो आपको शादी ही करनी है इस टाइम। थोड़ा और टाइम लेके आप अपने आप को प्रिपेयर करो मेंटली, कि हम अगर प्रिपेयर हैं, एक दूसरे को कॉम्पिटेबल है कि भाई हम दूसरे के हिसाब से, मतलब ये नहीं कि मेरी ईगो बड़ी है और तेरे को ये सुनना पड़ेगा, या फिर वो बोले कि मैं मतलब मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, तो फिर मुश्किल काम हो जाता है। वजह क्या मानते, किसकी वजह से? बस यही वजह है, इसकी वजह से टॉलरेंस कम हो गई ना। टॉलरेंस कम हो गई हमारी एक दूसरे को वो करने की। वो लड़कियां बहुत इंडिपेंडेंट हो गई, तो अब वो बोलेगी मैं क्यों सहूंगी। और हमारे लड़कों की बहुत समाज में ये कहना चाहिए कि हम लड़कों को प्रिपेयर ही नहीं कर रहे कि भाई तुमको आगे जाके ऐसी जनरेशन को करना है जो लड़की इंडिपेंडेंट है, तो तुम उस पर धौंस कैसे जमा सकते हो? आप लव और अरेंज में किसको अच्छा मानती हैं? जहाँ कॉम्पिटेबिलिटी है अच्छा है, चाहे लव हो चाहे अरेंज हो, आप कॉम्पिटेबल हो। नहीं तो 2-3 साल बाद चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, वो दोनों सिचुएशन सेम ही होनी है। अपन अब थोड़ा सा वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के कुछ बात करें कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के समाज के अंदर बहुत सारी बातें होती रहती है, आपको भी पता है और मुझे ही मालूम है। एक्चुअली वुमेन एम्पावरमेंट है क्या? मतलब आप किसको कहेंगे वुमेन एम्पावरमेंट? देखो, मेरी नज़र में तो ये है कि लड़की अगर मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो वुमेन एम्पावरमेंट है। पर अगर जो है उसको गलत वे में देखा जाए कि मैं अब लड़के जैसे करते वैसे ही करूँगी, मैं मेरी गाड़ी लेके निकलूंगी, मैं चाहे तो 100 की स्पीड पे चलाऊँ, मैं तो लड़के भी करते मैं भी करूँगी, मैं स्मोक करूँगी, मैं अपना ड्रिंक्स लूँगी, तो ये एम्पावरमेंट जो है ना वो उस एम्पावरमेंट में नहीं आया जाता। ये तो आप कंपटीशन कर रहे हो कि मैं लड़कों जैसे बनूंगी। नहीं, आप मेंटली साउंड बनो, अपना डिसीजन खुद लो। आप गलत डिसीजन लोगे तो उसकी जिम्मेदारी भी खुद लो। आपने जो डिसीजन लिया है सही है। आप फिजिकली स्ट्रांग बनो, आपको कोई कैसे छेड़ सकता है? आप बताओ, आप खींच के थप्पड़ मारो उसको, आप जाओ अपने बॉडी को स्ट्रांग करो, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बनो। आप किसी के आगे क्यों आपको हाथ फैलाना है? मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं 25-25 साल तक अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां। क्यों भाई? आप मतलब अच्छा पढ़ाई नहीं पूरी हुई वो चलो समझ में आता है, पर कुछ कर भी नहीं रहे और आप डिपेंडेंट है, ये तो मतलब कोई खिलाने का ठेका थोड़ी ना ले रखा है पेरेंट्स ने। सही बात है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसको एम्पावरमेंट कहते हैं। लड़कियां जो है पेरेंट्स से पैसे मांग रही है, आप अपने फैशन पे खर्च करना है, आपको अपने ड्रेसेस पे खर्च करना है, तो आप खुद कमाओ, खर्च करो, दैट इज एम्पावरमेंट।
और ये मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, हाँ। आप इसको कहाँ तक सही मानते हैं? मैंने बताया ना कि अगर उसने किसी ने 18 इयर्स में गाड़ी ली है और मैं तो 100 की स्पीड से चलाऊंगी या चलाऊंगा, अरे तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी जिंदगी है, सामने सड़क पे लोग भी तो हैं, तो ऐसे कैसे आप देख रहे हो किस तरह से आजकल रोज आ रहा है, टीनेजर बच्चे जो है गाड़ियां कैसे चला रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। हाँ, बहुत सारे हो रहे हैं। और एक सवाल और कि क्या आधुनिकता के नाम पर ये जो पारिवारिक मूल्य हैं वो कमज़ोर हुए हैं आज? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि पहले टाइम में पूरी एक फैमिली होती थी, रात को प्रॉपरली घर आना होता था, डिनर पे सबको साथ रहना होता था और आपस में सब एक दूसरे बात करते थे, गलत होते थे डांट भी पड़ती थी और सुनते भी थे। आजकल जो है बच्चे लेट आते हैं, पेरेंट्स अपने में बिजी हैं, फादर कहीं और से आ रहा है, मदर कहीं और से आ रही है, बच्चे अपने सोशल मीडिया पे या अपने फ्रेंड सर्किल में बिजी है, तो आप कैसे मतलब एक फैमिली कैसे हुए? एक और सवाल मैम कि माता पिता अपने बच्चों के दोस्त बनने की कोशिश में अभिभावक बनना भूल रहे हैं? एक्चुअली आजकल कैसा हो रहा है कि दोस्त ज़्यादा बन रहे हैं, अभिभावक बनना भूल रहे हैं। जैसे उसको आप फ्रेंड बन के सब चीज़ें पूछ लिया, अच्छा वो बताता है नहीं बताता ये नहीं, मतलब वो बात की बात है, लेकिन आप उसको ये आपका उसका बर्थडे हुआ, आपने उसको महंगे से महंगा गिफ्ट लाके दे दिया, उसको जरूरत नहीं है फिर भी आईफोन लाके दे दिया। बिल्कुल। आप उसको डिसिप्लिन कब सिखाओगे? जब बच्चा छोटा होता है 4-5 साल का, तो आप उसको महंगी से महंगी चीज़ें लाना, तो उसको तो ये लगता है ना कि मेरे पेरेंट्स तो मेरे लिए कुछ भी मतलब ला देंगे, मैं कुछ बोलूँगा तो उसको डिसिप्लिन सिखाओ, उसको रात में जल्दी सोना सिखाओ, उसको सुबह जल्दी उठना सिखाओ। आप कितने बच्चे हैं सुबह स्कूल जाने से पहले घर में कुछ एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं? बिल्कुल वो तो उनको तो पकड़ पकड़ के उठाना पड़ता है, जल्दी जाओ बस छूट जाएगी या छोड़ के आना पड़ेगा। यही होता है। तो आप पेरेंट तो बनो पहले, आप डिसिप्लिन सिखाओ उसको। आज जो है उसके फ्रेंड बन रहे हैं, उसको उसने बोल दिया ये आज खाना है, चलो बाहर से खिला दिया, ये नहीं देखा उस जो खाना खा रहे हैं उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। आज हमने पिज़्ज़ा खाना है, अरे तो पिज़्ज़ा खाना है तो तुम उसके बाद ने कुछ हेल्दी खाया, तुमने उसको जो है न्यूट्रिशन में आपने फ्रूट्स दिए, उसने वेजिटेबल्स खाई, पिज़्ज़ा खा लिया महीने में 1-2 बार, लेकिन आप ये थोड़ी ना कि रोज़ दे सकते हो। आज कोई टेस्ट में नंबर आ गया तो आप लड़ने तो पहुंच गए कि हाँ भाई नंबर के स्कूल वालों ने गड़बड़ किया। अरे वो उसको ये सिखाओ तो सही कि हारना भी सीखना होता है, हमेशा ही जीतना थोड़ी ना होता है। आप जब तक उसको सिखाओगे नहीं कि भाई हारेंगे, हारना क्या होता है, तब तक वो जिंदगी कैसे सीखेगा बच्चा? बिल्कुल सही बात है, सही बात है। और क्या सफल पारिवारिक जीवन और सफल करियर दोनों एक साथ चल सकते हैं? मुश्किल है। आप नहीं, बहुत मुश्किल है। अगर आप एक को 50% देते हो, दूसरे को 50% देते हो, तो दोनों 50% साथ नहीं चल सकते। एक 70% होगा, एक 30% होगा। क्योंकि आप जो है कैरियर में अगर आगे बढ़ते हो तो बच्चे नेग्लेक्ट होते ही हैं, और क्योंकि आपको वो पूरा टाइम देना पड़ेगा। और अगर बच्चे छोटे हैं और आपने बच्चों के लिए ब्रेक लिया है या फिर आपने अपना काम कम कर दिया है, तो आपके कैरियर पे फ़र्क पड़ता ही है। तो वो 70-30 चलता है, ऐसे 50-50% नहीं चलता कि आप 100% अपना मतलब मैं आप 50% कैरियर भी हो गया और बच्चे भी हो गया, पॉसिबल नहीं है। मैम 25 साल का एक्सपीरियंस हो गया आपका, है ना? कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ, कुछ और सुनाना चाहें आप? हाँ, एक्चुअली जो है ना हमारे लिए जो है, मैं लकीली गायनिकोलॉजिस्ट हूँ, तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात क्या होती है कि हमारी ज़िंदगी की सारी टेंशन दूर हो जाती है। आपने एक बच्चे को गोद ले लिया ना डिलीवर होते हुए, तो हम मतलब एक उसकी माँ, उससे भी पहले हम देखते हैं उसको। उसको तो पता ही नहीं हो कि बच्चा रो रहा है नहीं रो रहा है, लेकिन अगर बच्चा डिलीवर हुआ और उसने क्राई कर लिया तो हमारे सारे दुख दर्द पेन सब खत्म हो जाते हैं कि अरे वाह हमारी मेहनत सफल हो गई। बिल्कुल सही है। तो ऐसे एक किस्सा हुआ था जो बहुत पेनफुल था मेरे लिए। 16 साल की एक लड़की आई थी मेरे पास डिलीवर होने, जो कि एक रेप विक्टिम थी। उस कंडीशन में वो एक एनजीओ के थ्रू आई थी, डिलीवर हुई, बच्चा हुआ। अब बच्चा क्राई कर रहा है, तो मेरे को मतलब समझ नहीं आ रहा कि वो मतलब मैं उस बच्चे को देख रही हूँ, उसकी माँ को देख रही हूँ। बच्चा हेल्दी था, ठीक था, तो वो जो लड़की है उसको खुद को अभी एक माँ की ज़रूरत है। 16 साल की टीनेजर है ना, वो एक माँ बना दी गई। अब वो मतलब उस किस्से को मैं अभी भी याद करती हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता, वो बच्चे की तरफ देख भी नहीं रही थी। उसकी इतनी मतलब वो नेचुरली रेप विक्टिम है, तो वो उस बच्चे को क्यों रखना चाहेगी, पर वो चीज़ें मतलब डिलीवर हो गई वो। तो वो जो एक पेनफुल सिचुएशन थी ना बच्चे के लिए, मतलब मदर के लिए, वो उसके फेस मुझे आज तक भी याद आता है। तो मतलब मैं कई बार ऐसा सोचती हूँ उस कंडीशन में। फिर हालांकि वो एनजीओ वाली जो लेडी थी वो काफ़ी अच्छी थी, उन्होंने उसको भी मतलब बच्ची को भी संभाला, बच्ची जो हुई थी उसको भी संभाला। तो मतलब ये एक किस्सा जो मैं कभी भूल नहीं सकती। एक दूसरा किस्सा था, वो बच्ची आई थी
यहाँ किसी गांव की थी। उस वो बच्ची भी इतनी 17-18 साल की थी। वो नेपाल में पढ़ने गई थी। नेपाल में पढ़ने गई और उसको वहाँ भी पता नहीं चला, यहाँ आने के बाद उसको पता चला वो प्रेग्नेंट है। अब हमने पूरी हिस्ट्री निकालने की कोशिश करी तो वो न तो रेप की हिस्ट्री दे रही है, तो उसके साथ ये हुआ था कि उसको शायद किसी ड्रिंक में किसी ने कुछ दिया होगा, जो उसके ड्रग्स दी होगी, तो वो उसको कुछ याद ही नहीं था। वो एक कंडीशन भी मुझे याद आती है, वो उसको 7-8 साल हो गए। तो ये तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे हम ऐसे अपने आप को भी बहुत हेल्पलेस फील करते हैं कि यार ये सब क्या हो रहा है समाज में, लेकिन हमको क्योंकि करना होता है ये सारा काम, तो हम फिर भी अपनी तरफ से जितना अच्छा हो सकता है मतलब उतना करने की कोशिश करते हैं। उसको मतलब जो हम ट्रीटमेंट देते हैं वो तो देते ही, उसके अलावा भी हम साइकोलॉजिकली उसको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं, मेरा पूरा स्टाफ, मतलब उनको अलग तरह से ट्रीटमेंट देते हैं कि आप ऐसे, मतलब उनको ये फील नहीं होना चाहिए कि आप भाई है ना क्या कहना चाहिए, आपके साथ इतना ट्रॉमा हो गया, तो उसको संभालने की कोशिश करते हैं उनको। इस तरह से ये केस हो जाते हैं कई बार, जो बहुत मतलब याद रह जाएंगे हमेशा कि ये ऐसी चीज़ें हुई। बिल्कुल। एक मैम देखो, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स और संघर्ष होते हैं। बिल्कुल। आपके जीवन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई होंगी, चुनौतियां आई होंगी। ऐसा कोई किस्सा जो आपको इमोशनल कर देगी, यार ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मुश्किल दौर रहा? मेरी लाइफ का बहुत मुश्किल दौर तो ये था कि जब मेरे दोनों बच्चे हॉस्टल चले गए। अच्छा। तब मुझे मतलब मुझे ये लगा कि मेरी ज़िंदगी का एक वो जो चीज़ था ना कि एक माँ बनते हैं तो अपन ये कहते हैं कि बच्चों को पालना है, बड़ा करना है। फिर जब बच्चे हॉस्टल चले जाते हैं ना तो एकदम ऐसे लगता है कि आपसे कोई चीज़ छीन ली गई है। तो वो बहुत मेरा वो टाइम बहुत डिफ़िकल्ट निकला। ठीक है, पर उसको संभाला। पर अब मैंने जो है अपना डाइवर्ट किया, अब तो बच्चे सेटल हो गए, तो अपने आप को डाइवर्ट किया कि मुझे मेरा कैरियर जो उस टाइम मैंने थोड़ा पीछे छोड़ दिया था, अब उसको मुझे ध्यान देना है। और अब मैंने फिर और लेज़र वगैरह भी करना स्टार्ट कर दिया, तो मैं अब मेरे कैरियर वाइज उस चीज़ को आगे बढ़ा रही हूँ। अब आखिर के अंदर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि महिलाओं को, टीनेजर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक ब्यूटीफुल सा मैसेज दें, एक अच्छा सा। एक गायनकोलॉजिस्ट के रूप में, एक सोशल कार्यकर्ता के रूप में आप क्या समाज को मैसेज और संदेश देना चाहेंगे? देखो, लड़कियों के लिए तो मैं ये बोलूँगी, देखो ये आपका जो शरीर है वो आपका है। आप अगर इसको अपने हिसाब से यूज़ करना चाहते हो, लेकिन शरीर पे इम्प्रिंट रहता है वो हमेशा रहेगा, है ना। प्रॉब्लम आपको ही होएगी। तो आप अपनी चीज़ें जो है अपने पेरेंट्स को शेयर करो, आपके पेरेंट्स को अपने फ्रेंड बनाओ। आजकल के जो फ्रेंड, ऑनलाइन सर्च मत करो फ्रेंड बनाने का, ये बहुत आपको नुकसान करेंगी। और पेरेंट्स को भी मैं ये बोलूँगी कि आप स्ट्रिक्ट वाले पेरेंट मत बनो। आप बच्चे से बात करो, आप नहीं समझ में आ रही चीज़ें तो आप उसके फ्रेंड्स से बात कर सकते हो, उनकी मम्मियों से बात कर सकते हो, आप काउंसलर से बात कर सकते हो। आप चीज़ों को मतलब ऐसे कि बच्चा ही गलत है ये सोच के मतलब उसको आगे मत बढ़ो। आप थोड़ा सा अपना बिहेवियर चेंज करो बच्चों के लिए। मेरे पास बच्चियाँ आती हैं, मम्मियाँ उसको वैसे तो हेल्थ इशू के लिए लेके आती है, लेकिन वो बच्चा जब बैठा होता है मेरे सामने, मम्मी सामने बैठी होती है, वो मम्मी मुझे लगता है कंप्लेन करने ही लेके आई है उसको, ये नहीं करती, ये नहीं करती, ये नहीं करती। उस बच्ची का फेस मेरे को ऐसा लगता है कि अभी पता नहीं घर जाके पता नहीं क्या करने वाली है वो, लेकिन वो उस टाइम तो चुप रहती है। तो ऐसे अपने रिलेशन बच्चों के साथ खराब नहीं करने चाहिए। आपको कुछ कहना है डॉक्टर को अलग से कहना चाहिए, ताकि बच्चे को ये नहीं लगे कि भाई मेरी कंप्लेन होने के लिए आई है, तो बच्चा फिर वो कहाँ जाएगा। सही बात है। तो इसलिए जो है बच्चे को आपको करना है तो भाई बेटा ये मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, आप क्या कहते हो इस बारे में, किसी तीसरे जने को इन्वॉल्व कर लो। हाँ, अब आखिर में अपन एक छोटा सा रैपिड फायर खेलते हैं। मैं एक शब्द में आपको बताना है, मैं पूछूंगा और आपको उसका एक शब्द में जवाब देना है कि मदरहुड क्या है? अनकंडीशनल लव एंड केयरिंग। क्या बात है। सफलता? मेरे लिए सफलता मेरी इनर पीस है। क्या बात है। प्रेम? प्रेम उस परम पिता परमेश्वर की दी हुई बहुत बड़ी गिफ्ट। खुशी? खुशी जब एक छोटे बच्चे को जन्म लेते हुए देखना और वो ट्राई करता है, वो देखना, स्माइल। क्या बात है। मधवेंद्र जैन क्या है? ओ एक शब्द में अगर पूछा जाए तो? मेरे लिए मैं ये कहूँगी स्पिरिचुअल पाथ फाउंडर। क्या बात है। सबसे बड़ा डर? मेरा इनर पीस खोने जाए। लाइफ का सबसे कठिन निर्णय कभी आपने लिया? हाँ, जब बच्चे हॉस्टल गए थे। अच्छा। हर लड़की को सलाह क्या देना चाहेंगे आप? अपने पेरेंट्स को अपने फ्रेंड मानो। लाइफ का मूल मंत्र? न टेंशन दो, न टेंशन लो। और आपकी नज़र में जीवन क्या है? जीवन आज में जीना, न पास्ट में जीना है, न रिग्रेट करना है, न फ्यूचर की चिंता करनी है। आज में जियो, अच्छे डिसीजन लो,
मेहनत करो, ये टाइम वापस नहीं आएगा। थैंक यू सो मच मैम, आप इस पॉडकास्ट में आई, आपका बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। और हम फिर मिलते हैं एक किसी नए और मेहमान के साथ में, तब तक नमस्ते। नमस्ते।